नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई भाजपा उपचुनाव के पहले पार्टी मोटे असंतोष के सुर दबाने में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश में सारा असंतोष और नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लेकर है। खासतौर पर उन नेताओं में ज़्यादा रोष है जो पिछले विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब ऐसे में पार्टी को असंतोष से संतोष कैसे उबारेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले बीजेपी खेमे में खलबली है। बीजेपी के कई नेता अपने सियासी करियर को लेकर चिंतित हैं। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी के पुराने नेताओं में असंतोष है। खासकर वे नेता नाराज बताए जा रहे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। दरअसल उन सीटों पर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए लोगों को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में वे लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। बताया जा रहा है कि इसी कारण ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश सिकरवार मंगलवार को पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में अब संगठन को लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बगावत की आहट को देखते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं ताकि समय रहते अंदरूनी कलह को खत्म किया जा सके। संगठन महामंत्री बनने के बाद बीएल संतोष पहली बार भोपाल आए हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। माना जा रहा है कि वह रूठे लोगों को मनाने का काम भी करेंगे। से सुंदर बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी। वो बात सभी कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में स्थापित हो चुकी है कि मूल में भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ रहा है, कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। इसलिए सारी बातें यहाँ पे आकर गौण हो जाती हैं। कोई असंतुष्ट नहीं है, सब असंतुष्ट है। सब मिलकर चुनाव जीतेंगे और 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीएल संतोष केंद्रीय नेतृत्व में अपनी खास छवि के लिए जाने जाते हैं। बीएल संतोष पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। कर्नाटक में भी उपचुनाव के दौरान उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब एमपी उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बीएल ने मोर्चा संभाल लिया है। जिन मंत्रियों को उपचुनाव का प्रभार सौंपा गया है, बीएल संतोष ने उनके साथ चुनाव प्रबंध और संचालन समिति के साथ संयुक्त बैठक की। संतोष ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जमीनी स्तर पर भी लोगों से फीडबैक लिया। असंतुष्टों और पिछले विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों की सक्रियता के बारे में भी बात हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद थे। दरअसल एमपी की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सबसे ज्यादा असंतोष ग्वालियर चंबल संभाग में है। बीजेपी को झटका भी उसी इलाके में लगा है। ऐसे में पार्टी को सबसे ज्यादा टेंशन उस क्षेत्र के रूठे लोगों को मनाने की है। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता उस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस के पूर्व विधायक को लेकर हो रहे विरोध में जिन पूर्व विधायकों का विरोध हो रहा है, उनमें प्रदेश के मंत्री गिरिराज दंडोतिया, मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंधाता से पूर्व विधायक नारायण पटेल, बड़ा मलहरा से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों के दल बदलने को लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व विधायक के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर कई जगह से विरोध करने और काले झंडे दिखाने के फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि भाजपा इसे कांग्रेस प्रायोजित विरोध बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कुछ अलग कहना है। कांग्रेस ने बीएल संतोष के दौरे पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसी तरह अपना मान सम्मान बचा पाए, तो जो संभव नहीं है। अब उन्होंने संतोष जी को बुलाया है, पर जो पार्टी के अंदर आंतरिक असंतोष फैला हुआ है, जो आपने गद्दारों को कांग्रेस के ले जाके मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, उस पर आपकी पार्टी में जो गद्दारी होने जा रही है, उसको कोई भी संतोष इस असंतोष को खत्म नहीं कर पाएगा। बहरहाल उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पूर्व विधायकों के होने वाले विरोध को
हवा देने की कोशिश में लगी हैं ताकि उपचुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। अब ये बीएल संतोष पर भी निर्भर करेगा कि वह नाराज नेताओं को किस हद तक मना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रभु जी आपके पास कि क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के लिए संतोष की बात है कि संतोष आ गए और असंतोष को थाम लेंगे? मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वैसा कोई बड़ा असंतोष नहीं था जिसके लिए संतोष को दिल्ली से लाना पड़ा। बिल्कुल, जो भी असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे थे तो कुछ, जैसा कि हमने पैकेज में बताया, कुछ चंद मंत्री हैं जिनके क्षेत्र के किसी खास गांव में कुछ खास कार्यकर्ताओं ने या कुछ खास लोगों ने ही उनका विरोध प्रदर्शन किया। बाकी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी भी कैंडिडेट, जो कि अब भाजपा के कैंडिडेट ही हो गए हैं, जो कांग्रेस से आए हुए लोग, इनको लेकर कहीं खुलकर किसी ने विरोध नहीं किया। यदि हम बदनावर को छोड़ दें, वहाँ पर भी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का विरोध नहीं कर रहे हैं जो पूर्व विधायक हैं, वो विरोध दूसरे नेताओं का कर रहे हैं। तो सीधे डायरेक्ट फाइट की स्थिति यदि हम कहें, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल। अब भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसको भोजन बैठक और विश्राम वाली पार्टी कहा जाता है। बीएल संतोष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए, उसी परंपरा के वाहक हैं, वो उसी परंपरा को जीते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता और है मनोज जी, ये त्याग, तपस्या और तर्पण की पार्टी है। यहाँ पर लोगों को तपस्या करके बनाया जाता है, तपस्या से कराई जाती है, उनको गढ़ा जाता है, फिर त्याग करना सिखाया जाता है कि जब पार्टी के लिए जरूरत पड़े तो आप खुद त्याग कीजिए अपनी सीट को। जैसे आलोक संजर अभी जो पैकेज में बोल रहे थे, उनने अपनी भोपाल लोकसभा सीट त्याग दी पार्टी के निर्देश पर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में। और तर्पण बोध, जो पार्टी की बात ना माने तो फिर, जैसा कि पहले उदाहरण है, हम इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी उदाहरण दे सकते हैं, निश्चित तौर पर। ऐसे नेताओं का तर्पण पार्टी कर देती है, फिर उनको वापस मुख्य धारा में वो मुकाम हासिल नहीं होता कभी जिस मुकाम पर वो कभी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने जो कैडर बेस्ड लीडर हैं, उनको सबको ये पार्टी की रीति नीति मालूम है कि इस पार्टी की क्या कार्रवाई होती है, यहाँ पर उनको कैसे रहना। तो आप देखिए कि भीतरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इन उपचुनाव में जी, क्योंकि जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस से आए हुए लोग अब उम्मीदवार हैं। और इन 25 लोगों ने जिनको चुनाव हराया था वो सब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक या पूर्व उम्मीदवार हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनकी सीट जहां पर वो लगातार मेहनत कर रहे थे, किसी ने 5 साल की मेहनत से जमाया होगा, किसी की 20 साल की मेहनत होगी, किसी की 10-15 साल की मेहनत होगी, तो उनकी जो तपस्या है उसका फल भोगने के लिए सामने वाला आ गया दूसरी पार्टी वाले विरोधी दल का नेता। यदि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते, हो सकता है 3 साल बाद जो अगले चुनाव हो रहे हैं उसमें जो वर्तमान जो विधायक थे, जो अब तो पूर्व हो गए, उनके खिलाफ जो असंतोष होता, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के पराजित उम्मीदवारों को मिलता, तो फिर से विधायक बन सकते थे, उनकी लॉटरी खुल सकती थी। तो ऐसी संभावनाएं उनकी खत्म हो गई हैं, वो रेस से बाहर हो गए 25 लोग। इसलिए भीतरघात की संभावना से वहाँ इंकार नहीं किया जा सकता कि खुलकर विरोध करने की यदि हम बात करें तो कोई असंतोष खुलकर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सामने नहीं आया। रही बात संतोष की इन मीटिंग्स की, जो मीटिंग वो ले रहे हैं, असंतुष्ट लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी चुनाव प्रभारियों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई भी कैंडिडेट या पूर्व विधायक या हारा हुआ पराजित दावेदार भाजपा का, वो कहीं पर खुलकर कोई असंतोष नहीं जताने वाला अपनी उम्मीदवारी को लेकर कि मेरी जगह इसको टिकट दे दिया गया। वो कमियां जरूर इधर उधर की गिनाता होगा, लेकिन वो खुलकर, चूंकि इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता। तो यहाँ पर इस असंतोष को भड़काने के लिए संतोष को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक सवाल है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ब्रजेश जी अब आपसे, जो प्रभु जी ने कहा कि एक आशंका या संभावना ये है कि भीतरघात हो सकता है, लेकिन जो बीजेपी की जो इन्होंने बात की, प्रभु जी ने भी तर्पण की और बाकी सारी चीज़ों की, लेकिन जो लोग सत्ता की चाहत में पिछले 15 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े, या खास तौर से कह दें कि पहले 10 ईयर खत्म होने का जो बाद के 10 सालों में जो जुड़े, वो तो सत्ता के स्वाभाविक लालच में जुड़े थे। तो अब उनको तो निश्चित रूप से ये लगेगा जरूर कि उनकी जगह कोई और क्यों। और एक बड़ी बात यह कि उनके पहले भी जब उनको लाया गया था तो वो भी किसी और की जगह लाए गए थे। तो ये इतनी सी चीज़ ये नाराज नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मनोज जी, भाजपा में पहले भी लाए गए हैं, जैसे चौधरी राकेश सिंह को लाए थे। भाजपा की एक अलग कार्यशैली है, जो इसमें रम गया तो वो भाजपा का है, जो नहीं रम पाया वो चला गया। यहाँ सत्ता की लालसा से आप तत्कालिक लाभ के लिए आएंगे तो नुकसान ही होता है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं,
भाजपा के असंतोष की, तो ऐसा कोई असंतोष तो दिख नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस को भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि असंतोष हो तो उसको कुछ फायदा मिल सके। वो भाजपा की एक अलग परिपाटी है, अलग उसके वोटर ऐसे हैं, अलग मतदाता हैं जो आप जिनको तोड़ नहीं सकते हो। पहले जैसा कि पटेरिया जी ने बताया है कि उमा जी भी का उदाहरण ले सकते हैं हम। उमा जी भी गई थी, उन्होंने सरकार इस भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, तब भी कांग्रेस को ऐसा लगा था कि दो लोगों की लड़ाई में उसको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन तब ऐसी संभावना बाद में जब परिणाम आए तो पूरी गायब थी। मतलब उमा जी मतदाता, जो भाजपा का मतदाता है वो इस तरह से नहीं जाएगा किसी के असंतोष से, वो उससे शुरू से जो जुड़ा रहता है, उसका वोटर जो है ना वो बहुत ही आप उसको कह सकते हैं कि विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको आप इस तरह से डगमगा नहीं सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस में बस एक यही भड़काने का या उसका भ्रम पाले हुए हैं वो कि नाराज़गी के कारण उनके हाथ से में सत्ता आ जाएगी, जबकि उनके प्रदेश प्रभारी एक बार से दोबारा दौरे पर नहीं आए हैं। आपने देखा यहाँ पे पार्टी सक्रिय हर चीज़ से, भाजपा एक तरफ से यदि थोड़ा बहुत भी असंतोष है तो वो उसको शांत करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस में तो कुछ गतिविधियाँ ही नहीं चल रही हैं। यदि संतोष जी आए हैं जैसे अपन देख रहे हैं, और मैं अभी वो पवैया जी का ही बयान पढ़ रहा था कि भाई भाजपा में सामूहिक निर्णय होते हैं, कांग्रेस में इकड़ी दुकड़ी तिकड़ी चलती होगी, भाजपा में नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा जिनको आप नाराज़ कह सकते थे यदि ग्वालियर चंबल संभाग में, जहाँ जो सिंधिया के खिलाफ कहे जाते थे, सिंधिया महल के खिलाफ कहे जाते थे, वो आज की तारीख में ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा में कोई असंतोष हो। इक्का दुक्का जैसे उदाहरण आए हैं, यदि इतना ज़्यादा असंतोष होता तो जो 15 सीटों पे चुनाव होना थी, जिनके सारे चुनाव के उम्मीदवार जो हारे थे सब आ जाते अब तक। बिल्कुल, तो ऐसे कोई हालात नहीं बने हैं। चलिए इस पे और अच्छा आप दोनों के पास फिर से आऊँगा मैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले वो दर्शकों को हम बताते हैं। बीजेपी में संगठन का जो स्वरूप है और जो लिहाज है उसमें कहा जा सकता है कि तत्काल ना सही, लेकिन हाँ देर सवेर शायद ये जो असंतोष के स्वर उभरे हैं इन्हें दबा दिया जाए या इन्हें संतुष्ट कर दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मशक्क़त थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब तक ये होता रहा है, ये भी शायद बीजेपी के लिए पहली बार ये अनुभव होगा। अभी तक ये होता रहा है कि बीजेपी में बीजेपी वाले ही के कारण ही असंतोष होता था, कोई एक बीजेपी का उम्मीदवार किसी दूसरे बीजेपी के नेता के कारण असंतुष्ट हो जाता था। इस बार थोड़ी सा असंतोष की जो वजह है, जो प्रकृति है, वो थोड़ी अलग है। इस बार जो बीजेपी के नेता नाराज़ हैं या असंतुष्ट हैं या सुस्त हैं चुनाव में, उसकी वजह कांग्रेस से आए हुए नेता और विधायक हैं। तो ये थोड़ा सा अलग चरित्र का असंतोष है, तो इसको दबाने के लिए थोड़ी मशक्क़त ज़रूर करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संगठन महामंत्री इस तरह के नेता आए हैं सामने, तो चूँकि मानने वाले तो बीजेपी के ही नेता हैं, ये ज़रूर है कि जिनकी वजह से वो नाराज़ है वो वजह कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिन्हें मनाना है वो तो बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं, बरसों से हैं, तो वो बीजेपी की प्रकृति बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन शायद ये संतोष दबा दिया जाए, और जब राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता किसी मिशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी में बहुत ज़्यादा कुछ असंतोष की गुंजाइश रहती नहीं है। ऐसा कालांतर में होता रहा है, ये असंतोष के स्वर पहली बार नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसका नुकसान बीजेपी को भविष्य में अभी होने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सब कुछ लाइन अप हो जाएगा। प्रभु जी, जो कुछ ललित जी ने कहा, और एक चीज़ हम चाहेंगे हम दर्शकों को आप बताएं कि संतोष के आने और असंतोष के बीच की जो बातें हैं, तो इस नज़रिए से अगर इसको देखा जाए कि बीजेपी इसको कितना गंभीरता से ले रही। जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि उनके प्रभारी कांग्रेस के मुकुल वासनिक बनाए गए थे, वो एक बार दौरा किया, उन्होंने चले गए। जब से चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई और जब से खबरें आ रही हैं कि नवंबर बिहार में और चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश और बाकी जो 65 सीटों पर उपचुनाव होना है वो हो जाएंगे, ऐसे में बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी आ गए, कहने को 27 सीटों का चुनाव है। तो इस गंभीरता को भी समझा जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए चुनाव कितना गंभीर है, सबको पता, और बीजेपी इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। तो ये क्या कांग्रेस के लिए भी सबक नहीं है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, उसको किस नज़रिए से उनको लड़ना चाहिए? बिल्कुल मनोज जी, सही बात कही आपने। ये भारतीय जनता पार्टी यदि राष्ट्रीय संगठन मंत्री को यहाँ पर लेकर आई है तो ये केवल और केवल संदेश देने का खेल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात है कि पार्टी के नेताओं पर भी और बाहर वालों पर भी,
कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का वो भी बड़ी गंभीरता से ले रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उपचुनाव जैसे मामलों को लेकर बैठक करने आए हैं। पूरे दिन वो बैठक 2 दिन बैठक कर रहे हैं, वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, हर पक्ष को सुन रहे हैं। वो चुनाव प्रभारी से मिल रहे हैं, वो मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिस क्षेत्र के मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो असंतुष्ट जो हारे हुए लोग हैं उनसे भी वो मेल मुलाकात कर रहे हैं, और पार्टी के जो और भी लीडर हैं जिनसे वो फीडबैक ले सकते हैं उनसे भी वो मिल रहा है। तो एक तरीके से वो संदेश देने का खेल है, बिल्कुल होना जाना इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब BL संतोष यदि आकर कोई फरमान सुनाने वाले हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। BL संतोष दिल्ली जाकर कोई रिपोर्ट दे दें और वहाँ से केंद्रीय नेतृत्व तो कोई एकदम निर्णय सुना दे, वैसी भी स्थिति नहीं होने वाली है। रही बात असंतोष की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिसको भीतरघात करनी है वो आज आपकी बात सुन लेगा, आप उनको मना लेंगे, वो मान जाएगा, आज कहेगा कि नहीं मैं शांत हो जाऊंगा, कोई पार्टी के खिलाफ काम नहीं करूँगा, लेकिन भीतरघात वो करा सकता है। बिल्कुल, तो वो तो उसको निर्णय लेना है और उसको अपने भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना है कि वो भीतरघात कराने के बाद वो उसको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा यदि वो भारतीय जनता पार्टी में रहना है आगे। तो उसको देखकर निर्णय लेगा। लेकिन मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है, कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कमलनाथ सरकार की जो 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, कांग्रेस की, उस समय भी लगभग ऐसी स्थितियां थी, वो चुनाव की स्थिति नहीं थी, लेकिन पार्टी चूँकि निर्दलीयों और बसपा सपा के बहुमत से चल रही थी, तो ये लग रहा था कभी भी गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल, कमलनाथ के पास पूरे विकल्प खुले हुए थे। वो चाहते तो अपने सारे समर्थन देने वाले विधायकों को, कांग्रेस के कुछ विधायकों को भाजपा से तोड़कर, जैसा भाजपा ने भी कांग्रेस का तोड़ा, वैसे तोड़कर लाकर उनको निगम, मंडल, आयोग, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो असंतोष को दबाने एक सबसे बड़ा नुस्खा है कि आप खाली यदि कोई बैठा है तो शैतानी करेगा बच्चा, उसके हाथ में कुछ आप काम थमा दीजिए तो काम करता रहेगा। खाली आप उसको छोड़ेंगे तो जगह तरह तरह की खुरापातें करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, विचार करेगा, अपनी भूमिका को सोचेगा, अपने भविष्य के बारे में सोचेगा। तो आप उसको काम दीजिए। तो हुआ उल्टा कि जी मनोज जी, हुआ उल्टा कि काम के साथ उनने तमाम भी जोड़ दिया। जी हाँ, वो सरकार का काम तमाम कर। तो मनोज जी, वही स्थिति अभी शिवराज सरकार के सामने है। निगम मंडल बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं, आपने केवल 2 निगमों में नियुक्तियां की हैं, ज़्यादा नहीं की हैं। आप चाहें तो जो असंतुष्ट नेता हैं, जो 25 जो दावेदार हैं आपके, जो हारे हुए लोग हैं पराजित, आप उनको यदि निगम मंडल में एडजस्ट कर देते हैं, कहीं पर संगठन में एडजस्ट कर देते हैं, तो जो सतीश सिकरवार चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी पे तिलक लगाकर जो चले गए पहले, तो ऐसे कोई तिलक नहीं लगा पाएगा आपके ऊपर कि वो भाजपा से असंतुष्ट होकर वो कांग्रेस में चला गया है या यहाँ पे उसको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ये पूरा विकल्प खुले हुए हैं शिवराज सरकार के पास। निर्णय करना है प्रदेश नेतृत्व को, शिवराज सिंह चौहान को, जो सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी सरकार का फैसला होना है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार का फैसला होना है, ना कि JP नड्डा की सरकार का वहाँ पर फैसला होना है। इनको निर्णय लेना है। ये निर्णय लेकर केंद्र को अवगत कराएंगे कि ये परिस्थितियाँ, हमको ये कदम उठाने पड़ेंगे, इनको मनाने के लिए वो कदम उठाए जा सकते हैं। अब लाल सिंह आर्य जैसे नेता को, जो पूर्व मंत्री रहे, आप उनको कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे। आपने प्रदेश के महामंत्री बनाए, महामंत्री में भी आपने उस वर्ग के दूसरे व्यक्ति को ले लिया, उनको छोड़ दिया। हरिशंकर खटीक को लिया महामंत्री में, तो वो भी मंत्री पद के दावेदार थे, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। तो आपको विकल्प हैं आपके पास, बस आपको सही मोहरे को सही जगह पर बैठाना है। शतरंज की जो बाजी बिछती है उसमें सारे खाने आप अपने भर के रख लीजिए, तो सामने वाले को आपके यहाँ सेंध लगाने की मौका ही नहीं मिलेगा। किलेबंदी आपकी मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी को किलेबंदी करने की ज़रूरत है अभी, और वो किलेबंदी कर सकते हैं। जो यहाँ के वजीर हैं वो कर सकते हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो कर सकते हैं मिलकर। तो ये निर्णय यहाँ पर लेना है, केवल ये संदेश देने के लिए BL संतोष को यहाँ पर लाया गया है। संतोष जी को तो लाया, और जो प्रभु जी ने बताया ब्रजेश जी, तो लेकिन उन नेताओं को भी अपने भविष्य की चिंता होगी, जिनके दिमाग में होगा कि अगर वो गए नहीं कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर वो भीतरघात करते हैं तो दोनों स्थितियों से वो उनका जाएंगे। अगर वो चुनाव हार जाता है वो उम्मीदवार, तब भी उनके चांस बनेंगे अगले चुनाव में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे और बीजेपी में रह के अपनी जड़ें खोद रहे हैं, क्योंकि आप अगर बीजेपी में, सबको पता है कि अगर आप अपने उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो आप अपनी जड़ें खोदते हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी उन नेताओं के साथ, वो तो बनेगी। लेकिन जो प्रभु जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो बिसात बिछ गई, किलेबंदी की बात है, तो ज़रूरी है कि टीम बिल्डिंग की घोषणा हो जाए कि महामंत्रियों के साथ जो उपाध्यक्ष और जो बाकी पद हैं, या चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जो निगम मंडल है उसकी घोषणाएं कर दें। और जो कुछ नेता बच जाते हैं, चूँकि अब सरकार की ओर से भी कह दिया गया, बीजेपी की ओर से, कि जो महापौर का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, तो ऐसे नेताओं को संकेत दे दिया जाए कि अगर आपको निगम मंडल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका टिकट काट दिया है, तो हम महापौर के चुनाव में आपका ध्यान रखेंगे। तो ये कई सारे सरकार के पास
उपक्रम है, झुंझुने कह सकते हैं, जो सरकार इन नाराज नेताओं को पकड़ा सकती है? जाहिर है मनोज जी, सरकार झुंझुना तो पकड़ा ही रही होगी। अभी आश्वासन दिए जा रहे होंगे, हो सकता है कि इस दिशा में ही जो असंतुष्ट नेता आए हों उनसे बातचीत चल रही हो, हर स्तर पर उनको बताया जा रहा हो और उनके आगे के भविष्य के बारे में भी बताया जा रहा होगा और उनको जो संभावनाएं उनकी बन रही हैं कि उनको क्या मिल सकता है। असंतोष के पीछे एक कारण ये भी होता है मनोज जी कि अभी इस टाइम पे असंतोष व्यक्त नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग जो कहते हैं राजनीति में, वो रहती है कि भाई अभी असंतोष व्यक्त करेंगे कि हमारा भविष्य तो हम 15 साल से आपके लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, अब वही यहाँ आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बातें तो ज़रूर होती होंगी और आज भी जैसे संतोष जी आए हैं तो चल ही रहा होगा, उन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन तो दिए ही जा रहे होंगे, उनके भविष्य के लिए उनको भरोसा दिलाया जा रहा होगा कि ऐसा आपके साथ होगा, है ऐसा नहीं करेंगे, आप पार्टी में रहेंगे तो संगठन में आपको एडजस्ट करेंगे या निगम मंडल में। मुझे नहीं लगता है कि अभी तत्काल क्योंकि चुनाव की ये वो आ गई है तो अभी घोषणा हो जाए। हो सकता है कि जैसा पटेरिया जी ने कहा है कि ऐसा कर देना चाहिए, तो आज की तारीख में सिर्फ आश्वासन दे दिया जाए या इस पर पार्टी यदि भरोसा करती है, आश्वासन देती है, उसको पूरा भी करती है। ये भाजपा में देखा गया है पहले भी आपने। और ये जो आप कह रहे हैं कि भ्रम जो बना हुआ है कांग्रेस भाजपा में, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि भाजपा का हमेशा कहा जाता है मनोज जी कि भाजपा को भाजपा के ही लोग हराते हैं। ये भ्रम है या सत्यता है ये पटेरिया जी अच्छी तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि भाजपा को भाजपा के ही लोग हराते हैं, दूसरा कोई नहीं हराता दूसरे दल में। तो इस कारण पार्टी को ये आशंका होगी तो इसलिए मनाने के लिए बुला लिया होगा। असंतोष कहीं दिख नहीं रहा है। और आप दूसरी तरफ देखो तो लड़ाई तो कांग्रेस में तो दिख ही नहीं रही, सामने से कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ ट्विटर और आपके बयानबाजी के अलावा कांग्रेस कुछ करती नहीं दिख रही है। मुकुल वासनिक को प्रवेश प्रभारी बना है, पहली बार आए थे वो राज्यसभा के चुनाव थे, इसके बाद उन्होंने कदम नहीं रखा। एक बार कॉन्फ्रेंसिंग ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके बाद वो तो खुद अपने दाम्पत्य जीवन में लगे हैं, 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है, तो अब वो यहाँ कहाँ देखेंगे। हालांकि उनको इसलिए बना दिया गया होगा शायद कि वो गांधी परिवार के निकट थे, तो यहाँ पे जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो आश्वासन देंगे, जो भरोसा देंगे वो कांग्रेस नेताओं को, वो उनको विश्वास होगा कि उनका पूरा होगा, इस कारण बनाया होगा। लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये दो विपरीत चीज़ें दिख रही हैं आपको कि कांग्रेस कुछ करते नहीं दिख रही है और भाजपा में देखो जो जरा भी असंतोष दिख रहा है उसको भी दबाने के लिए कोशिश की जा रही है और उसको आगे ना भड़के, या कांग्रेस जो भड़का रही है वो आगे ना बढ़े। तो दिल्ली तक का से नेता आ रहे हैं, उनके प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इससे कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए और कुछ प्रयास करना चाहिए कि भाई हम भी कुछ संगठन स्तर पर कुछ कवायद शुरू कर दें जिससे कि चुनाव में मैदान में तो नज़र आएँ, लड़ाई में नजर आए। प्रभु जी, जो बात ब्रजेश ने कही, इसके अलावा एक और चीज़ हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है अलग अलग सीटों का और उनसे फीडबैक लिया गया है, और जो खबरें निकल कर आई है कि भैया कि माइनस मार्किंग भी हो सकती है अगर चुनाव हारे। निश्चित तौर पर ये सारी सीटें जीत भी नहीं सकते हो आप, ना सारी हार सकते हैं जैसा कि कांग्रेस उम्मीद कर रही है। तो क्या मान लिया जाए कि इसके बाद कुछ इसका असर मंत्रियों पर पड़ेगा और चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जब मंत्रियों को लगेगा कि अगर संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ये चीज़ कह रहा है तो उसको गंभीरता से लेंगे। और कुछ एक जो खबरें आई थी, हमने देखा जो पिछले दिनों की बैठक में कि कुछ नेता या कुछ मंत्री क्षेत्रों में गए नहीं थे, उन पर उसका कुछ असर पड़ेगा और इसका असर फिर उस चुनाव में देखने को मिलेगा, उपचुनाव में, कि जहाँ कुछ जो थोड़े बहुत मंत्री लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे वो थोड़े मुस्तैद हो जाएंगे। बिल्कुल मनोज जी, एक जो लापरवाही बरत रहे मंत्री या काम नहीं कर रहे हैं उनको पटरी पर लाने के ही लिए ऐसे निर्देश दिए जाते हैं, जो जिस कड़ी में ये निर्देश दिए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो सरकार बनी है इसमें प्रभारी मंत्री बनाए नहीं हैं सरकार ने, तो मंत्रियों को अलग अलग जो चुनाव क्षेत्र है वहीं का जिम्मा दिया गया है। 2-2, 3-3 मंत्री लगाए गए हैं कई जगह पर, तो कि वो मंत्री जाएं वहाँ पर। जब मंत्री जाता है तो उसके साथ एक पद, एक आभा मंडल होता है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं, वो क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सकता है, कार्यकर्ताओं की जो ज़रूरतें हैं, यदि कोई किसी के परिवार से किसी का तबादले का मामला है उसको सुन सकता है, तो बहुत सारी मदद वो करा सकता है। कलेक्टर या एसपी वो भी उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं, तो ये तमाम काम वो कवायद करा सकता है। इसलिए मंत्रियों को जिम्मेदारी देती है सरकार चुनाव क्षेत्रों की कि उनके जाने से बहुत सारी चीज़ें जो है, समस्याएं जो खड़ी होती हैं, जो असंतोष की हम बात करें कि असंतोष बाद में चुनाव में जो वोट में सेंध लगाता है उसको दूर करने की कवायद का एक तरीका है मंत्रियों को वहाँ पर भेजने। लेकिन मंत्री चूँकि मंत्री बने हैं तो वो लापरवाही भी बरत रहे हैं चुनाव को लेकर। उनको लगता है कि सब काम तो हो ही रहा है, फ़ोन पर भी बात कर लें, तो उसका जो एक नुकसान होता है
वो बाद में दिखाई देता है। उससे बचने के लिए उनको नसीहत दी गई है। और ये वाकई में ये मान के चलिए कि यदि कोई लापरवाह मंत्री होगा, यदि क्षेत्र में सक्रिय नहीं होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी माइनस मार्किंग निश्चित तौर पर होगी। वो कैबिनेट से बाहर भी हो सकता है। आज की स्थितियों में तो कैबिनेट में आने के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, पद कम है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ये सिस्टम होता होगा। कांग्रेस में भी यदि मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है चुनाव की, यदि वहाँ वो काम नहीं कर रहा है, उसके क्षेत्र में जमानत जब्त होने की स्थिति है, तो वहाँ पर भी इस मंत्री की माइनस मार्किंग होगी। कोई भी राजनीतिक दल इसको बर्दाश्त नहीं करता कि मंत्री भी उनका कार्यकर्ता है और जिम्मेदार कार्यकर्ता है, सीनियर पदाधिकारी होता है, तब वो वहाँ तक पहुँचता है। तो वो यदि अब काम नहीं कर रहा है तो उसको सजा देकर एक मिसाल कायम की जाती है कि बाकी लोगों को उससे सबक मिले। तो ये कोशिश यहाँ पर भी, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक अपना रीति नीति पैटर्न है ही है कि एक आदमी निकलता है तो उसके पीछे 4 लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं। उनको बाकायदा एक प्रोग्राम चार्ट बनाकर दिया जाता है कि आपको कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ लोगों से मिलना है। रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं तो कहाँ बात करनी है आपको, किसी घर रुक रहे हैं तो किस तरीके से लोगों से मिलना है, कैसे कमरा बैठ के लेनी है आपको, कैसे समूह बैठ के लेनी है, कैसे समाज की बैठ के लेनी है। तो ये सारा एक भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम देती है अपने मंत्रियों को या जो भी नेता चुनाव क्षेत्र में जाते हैं। तो वो पूरी कवायद यहाँ पर भी हो रही होगी। और निश्चित तौर पर जो मंत्री काम नहीं करेंगे या हलाली कर रहे होंगे या वल्लभ भवन में ही बैठकर काम निपटाने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनको कोरोना से भी डर लग रहा होगा क्षेत्र में जाने से, तो उनका कोरोना भगाने का काम ये BL संतोष ने किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, अब चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो जो मंत्री लापरवाही बरतेंगे उन पर एक्शन होगा, ये भी एक संकेत मिल रहे हैं। और जो BL संतोष जिस प्रकार से आज इन्होंने बैठकें ली हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश की है, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि नाराज नेताओं के लिए भी है और उन नेताओं के लिए भी है जो सब कुछ मनभेद भुलाकर पार्टी के पीछे खड़े हो गए हैं। उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर आप भविष्य में आप जुड़े रहे तो पार्टी आपके बारे में विचार करेगी, और अगर आप पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं तब भी आप बारे में पार्टी विचार करेगी, लेकिन विचारों का जो स्तर होगा वो दोनों स्तरों पर अलग अलग होगा। कांग्रेस के लिए भी एक सीख की बात है कि बीजेपी इस चुनाव को जिस प्रकार गंभीरता से ले रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि उम्मीदवार कौन होंगे। वो आयातित उम्मीदवारों के भरोसे है और जो बीजेपी से आयातित नेता आते जा रहे हैं उनके लिए वो एक तरह से राह खोलती जा रही है। तो उनके अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया, 15 महीने की सरकार आई और सरकार आपसी झगड़ों के बाद चली गई, तो उस कार्यकर्ता के हाथ में निश्चित तौर पर अभी कुछ लगता हुआ उसको दिख नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो कार्यकर्ता कोरोना के इस काल में, कांग्रेस के इस संकट काल में उसके साथ खड़ा होगा, इसको कांग्रेस को भी इस पर मंथन करना चाहिए। सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।